नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर है। पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता लोगों को मोदी सरकार के 9 साल काम और योजनाएं गिनाए हैं। वैसे तो यह अभियान 30 जून तक ही पूरा होना था, लेकिन नेताओं की उदासीनता के चलते इस कार्यक्रम को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं अब पार्टी के सर्वे के बाद 20 से 30% सांसदों की टिकट पर संकट गहरा गया है। सूत्रों की माने तो 2019 चुनाव में लड़ चुके 25 से 30% प्रत्याशियों को बदल दिया जाएगा। इसमें कई मौजूदा सांसद हैं तो कई हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक ले रहे हैं। वहीं अगर पार्टी की सक्रियता देखी जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही सुस्त पड़े नेताओं पर पार्टी एक्शन लेगी। तो 24 की फुल तैयारी बीजेपी की तीसरी पारी के लिए। तो परफॉर्मेंस हाफ तो पत्ता साफ रहेगा। मौजूदा सांसदों से लेकर हारी हुई सीटों के प्रत्याशी भी इसमें शामिल हैं। तो 75 साल से ज्यादा उम्र के सांसदों का कट सकता है टिकट, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया है 75 साल के ऊपर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। महाजनसंपर्क अभियान में जो लोग उदासीन कार्यकर्ता रहे, सांसद रहे, उनके भी टिकट कटने की बात कही जा रही है। तो सांसद की छवि किस तरह है, जनता के बीच सक्रिय हैं, स्वच्छ छवि के हैं, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। यूपी सरकार के कुछ मंत्री और विधायकों को लड़ाने की तैयारी भी है। तो 20 से 30% बीजेपी सांसदों का कट सकता है टिकट। तो परफॉर्मेंस पर होगा टिकट देने का बंटवारा। तो मौजूदा सांसदों से लेकर हारी हुई सीटों के प्रत्याशियों पर भी नजर रहेगी। 75 साल से ज्यादा उम्र के सांसदों का टिकट कट सकता है। तो जनसंपर्क अभियान के कई सांसदों की लापरवाही भी सामने आई। तो सांसदों में उदासीनता नजर आई, जिसके बाद आला कमान में नाराजगी नजर आई है। तो सांसदों की छवि और अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, सक्रिय हैं या नहीं हैं, जनता के बीच जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा और इसी आधार पर टिकट बंटवारा होगा। और इसी को लेकर देखिए, अब दिल्ली में बैठक भी जारी है। जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं और इस दौरान माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये साफ हो जाएगा कि किन किन सांसदों पर इस वक्त तलवार लटक रही है। जिस तरह से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह साफ कह दिया गया था कि जो काम करेगा, जो जमीन पर उतरेगा, जनता के बीच जाएगा, पार्टी उस पर भरोसा करेगी, संगठन उस पर भरोसा करेगा। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सुरेंद्र कुमार, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है भुवन जी। मनीष मिश्रा थोड़ी ही देर में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत में सुरेंद्र जी आपसे करूंगी। जिस तरीके से अब बीजेपी में ये जो काट छाट की जा रही है, क्या लगता है इस काट छाट से 24 में आप वापस आ पाएंगे, तीसरी बार बीजेपी फतेह हासिल करेगी? रितु जी, देखिए, सबसे पहली चीज यह है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही, अभी नहीं, 2014 के चुनाव से ही ये कहा गया है कि जो 75 साल का जो हमारा फॉर्मूला था, या जो काम नहीं करेगा, जो हमारी योजनाएं हैं, जो जन कल्याण योजनाएं हैं, अगर उनको लेके जमीनी स्तर तक अगर हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, अगर वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचा, या जो हमारे जो गांव में या शहर में जो भी लोग रहते हैं, अगर उनसे आप संपर्क अगर आप नहीं करेंगे या संपर्क में अगर आप नहीं है, तो इतना आप जान लीजिए कि आपकी राजनीतिक करियर जो है खत्म हो जाएगा। ये कोई आज का नहीं है हमारा, ये हमारी पुरानी विषय है कि जनता के बीच में रहना है, जनता की बातों को सुनना है, जनता की समस्या को हल करना। इसीलिए आपको जनप्रतिनिधि बनाता है जनता। जी, अगर आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, जनता के आप नहीं सुनेंगे, तो आपको अपने परिवार या आपको अपनी जो राजशाही के लिए जो है
ये कुर्सी नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, देखिए 2019 में जो है गठबंधन के साथ हमें 64 सीट मिला था जी। जो 16 सीट हम हारे थे, बाद में 2 सीट हमने जीता। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस है वो 14 सीटों पे है, क्योंकि उन 14 सीटों को सबसे पहली मुद्दा जो है वो जीतने का है हमारा। अगर हम उस सीटों को मजबूत करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है 80 का है, और 80 जितना जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंता की विषय है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से पिछले 5-6 सालों के अंदर हमने जो है उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम किया, रोड हाईवे बनाने का काम किया, एयरपोर्ट देने का काम किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, ये तमाम जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जो है विकास करने का काम किया। उसके बाद देखिए, जो गुंडा माफिया, जो कानून व्यवस्थाएं थी, सबसे पहला चीज है उत्तर प्रदेश का या किसी भी प्रदेश का विकास करने का एक ही कारण होता है कि वहां की जो कानून व्यवस्थाएं हैं, अगर वो आप मजबूत कर लें, ठीक, तो आपका विकास की जो रास्ते हैं वो खुल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कहीं भी दिक्कत जो है हमको नहीं लगता है कि आने वाला। तो सुरेंद्र जी, काट छाट की तैयारी हो चुकी है, लगभग ये माना जाए कि कई ऐसे सांसद हैं जिनका पत्ता कट सकता है, लेकिन इसका नुकसान भी तो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि पिछली बार अभी जब निकाय चुनाव हुए थे उस दौरान भी आपने बहुत सारे लोगों को जब टिकट नहीं दिया, जिसके बाद बगावत देखने को मिली और वो प्रत्याशी आपके जो आपसे अलग हुए थे वो जीतते हुए नजर आए। देखिए, निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो और लोकसभा चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो होता है वो केंद्र के समीकरण के हिसाब से होता है, विधानसभा का चुनाव जो होता है वो प्रदेश के समीकरण से होता है। तो इन दोनों चुनाव को एक साथ अगर आप ना जोड़े तो मेरे ख्याल से सुरेंद्र जी, बात तो काम की हो रही है ना, काम किसने किया इस पर बात हो रही है ना। केंद्र का क्या है, मोदी के नाम पर आप तो वोट नहीं मांगेंगे, हर जगह कार्य कर जो सांसद होगा अपने क्षेत्र में जो कार्य करेगा उन पर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। जनता भी तो उसी पर भरोसा करेगी ना जो सांसद काम करेंगे, कि सिर्फ एक चेहरे पर आप पूरे देश में वोट मांगेंगे। नहीं रितु जी, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी सही है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं, जो प्रदेश का योजनाएं, हमने डबल मिला के जो हमने प्रदेश के अंदर जो डबल हमने काम करने का काम किया जी। जिस क्षेत्र में आप देखिए, पहले की सरकार क्या करती, सिर्फ क्षेत्रबाजी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से काम करती। आप देख लीजिए, सपा का जो विकास है सिर्फ मैनपुरी इटावा के अलावा और कहां पे किया उन्होंने परिवारवाद में ही बंद के रख दिया, विकास को भी परिवारवाद में जोड़ दिया जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, अगर नोएडा के अंदर विकास हुआ है तो गोरखपुर में भी विकास हुआ है, अगर बस्ती में विकास हुआ है तो कानपुर में विकास हुआ है, अगर बुंदेलखंड में विकास हुआ है तो बरेली में विकास हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास सबके साथ लेके चलने का काम किया है। सिर्फ परिवारवाद से बाहर निकल के हम लोगों ने विकास करने का काम किया है। तो हमको पूरा भरोसा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम देश और दुनिया में जो काम किया है, आज आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भी नाम उसके साथ जुड़ा हुआ। हमने अभी आपको कहा कि कानून व्यवस्था हमने ठीक किया, उसका लाभ क्या मिला, जो अभी जो बिजनेस समिट हुआ था अभी जी, उसमें आपने देखा होगा कि 30 लाख करोड़ से ज्यादा जो लोग वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए आए। उसका एक ही कारण था कि कानून व्यवस्था हमने मजबूत किया। आज इन्वेस्टर जो है हमारे प्रदेश में आने के लिए तैयार है। मैं मानता हूं कि ये पूरा जो है, जो उन्होंने घोषणाएं, जो एग्रीमेंट हुई, वो पूरा लागू नहीं होता जी, लेकिन अगर उसका 50% भी अगर हम कामयाब हो गए तो प्रदेश का जो जीडीपी है, जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तब का जीडीपी कितना था, 13 लाख करोड़ का, सॉरी 12 लाख करोड़ का। लेकिन आज जो है वो जीडीपी जो बढ़ के कितना हो गया, आज 23 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो ये चीज तो दिख रहा है ना, उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश की हर एक समस्या के लिए जो है
सरकार जो हमारी जिम्मेदारी ठीक के है। साथ जो समस्या को हल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। भुवन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी लौटूंगी आपके पास। भुवन जी, जिस तरह से कहा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, जो सांसद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके टिकट काटने की तैयारी में है। इसकी काट में समाजवादी पार्टी क्या कुछ लाने वाली है? क्या तैयारी जमीन पर समाजवादी पार्टी की चल रही है? कहा जा रहा है कि विकास पर, सुरेंद्र जी ने भी कहा, विकास सिर्फ परिवार में ही हो रहा है, जनता और जहां पर जमीन पर उतरना चाहिए वो विकास नजर नहीं आया। ऋतु जी, ये जो चुनाव 24 का जी। देश बचाने का, संविधान बचाने का और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी अपनी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग धरातल पर है। लखीमपुर खीरी से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है और लगातार हम लोग जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एनडीए को इस बार पीडीए हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी की बात को सुन पा रहा था, क्योंकि ये 9 साल का ऋतु जी कार्यकाल हो गया है और इनको रिपोर्ट कार्ड अपना जनता को देना है। और जो जो वादे इनके करे थे इन्होंने 2014 में, आज उनको लोग याद कर पा रहे हैं, लोगों को याद आ रहे हैं वो वादे क्या क्या थे। और आज जनता पूछ रही है उनमें से कितने पूरे हो पाए। 2 करोड़ नौकरी आ पाई? नहीं आ पाई। किसानों की आय दुगनी हो पाई? नहीं हो पाई। 15 लाख आपके अकाउंट में आए? नहीं आ पाए। काला धन आया? नहीं आ पाया। महंगाई का ये आलम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को, हमारे जो बनारस में जो भी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हमारा कार्यकर्ता वहां पर टमाटर की जो महंगाई है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहा था, कमांडो को लेकर। और उस भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि उस कार्यकर्ता को इन्होंने पुलिस बुलाकर उनको थाने बुलवा लिया कि आप ऐसा विरोध क्या कर रहे हैं। जो जहां से मैंने बात शुरू करी ऋतु जी, मैंने कहा ये देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का एक विपक्षी दल का कार्यकर्ता क्या अपनी जो जनता की जो मांग है, महंगाई की जो मार है जनता पर, क्या उसको, और क्या नारा दिया था इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार बीजेपी सरकार। अरे महंगाई की मार तो आपने करी है। आपने 400 का सिलेंडर 1200 में कर दिया, टमाटर आपका 150 का आंकड़ा पूर्ण पाल कर दिया, दालें 150 से ऊपर है, जीरा 1000 के ऊपर है। आपने देश को कहां पर लाके दे दिया। और कहां गए वो नेता इनके जो सिलेंडर के ऊपर बैठ जाते थे। आज उनको जनता ढूंढ रही है, जो 400 रुपए के सिलेंडर को जनता अपने सर पर उठा लेते थे, आज 1200 के सिलेंडर में चुप हो गए, मौन हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीर मुद्दा आपको मैं बताना चाहता हूँ ऋतु जी। और कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई है। और लताड़ किस लिए लगाई है कि जो ईडी के जो डायरेक्टर है उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, और बिना प्रधानमंत्री के सहमति के ईडी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता था। और डांट पड़ी है कि आपने ईडी का कार्यकाल कैसे बढ़ा दिया, जो उसका अध्यक्ष, ईडी का जो इनका प्रमुख है उसका कार्यकाल आपने कैसे बढ़ाया। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है और ये टिकट काटे ना काटे ये तो इनको तय करना इनके पार्टी का मामला है। लेकिन निश्चित तौर पे जनता ने इनका टिकट काटने का मन बना लिया है, क्योंकि जनता। भुवन जी, लेकिन देखिए लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कहते हुए नजर आए कि इस बार तो सपा का तो खाता भी नहीं खुलने वाला उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं तो जो मौर्य जी हैं उनकी बात को गंभीरता से इसलिए नहीं लेता क्योंकि जनता ने उनका टिकट काट दिया था। उप मुख्यमंत्री होके जो चुनाव हार गया हो, उसकी बात को कैसे गंभीरता से ले सकते हैं आप। उप मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया होता, लोगों की समस्या सुनी होती, कैसे वो चुनाव हार जाते। जो व्यक्ति अपना चुनाव खुद नहीं जीत पाता वो कैसे कह सकता है। और उनकी बात को मैं गंभीरता से भी नहीं लेता क्योंकि सरायू की जनता ने उनको पैदल करने का काम करा है। ठीक है, इनका एक फैसला था, उनको एमएलसी बना के उन्होंने दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जनता ने उनको पैदल कर दिया है। और 2024 के चुनाव में जनता इनसे त्रस्त है। और निश्चित तौर पे जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए एनडीए को हराने का काम। ठीक है, ठीक है। भुवन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ संवाददाता मनीष मिश्रा भी लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार आप राजनीतिक हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से अब ये काटछाट की तैयारी हो रही है, कितनी सफल रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि जनता ने भरोसा करके 5 साल का मौका दिया। अब देखिए, अब जिन सांसदों ने काम नहीं किया है, कहीं ना कहीं जनता का भरोसा भी टूटा है और उसी के काटछाट में बीजेपी लगी हुई है। क्या दोबारा जनता एक बार फिर से भरोसा करेगी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को लाएगी? हम्बलनेस से प्रभु को भी आज अर्चना
पूजा अरदास और रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड के ऊपर में इस मौसम में मेहर भरा हाथ रखें ताकि हर एक नागरिक की जो सुरक्षा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेरे को ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि टेक्नोलॉजी को मद्देनजर लेकर इसका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशन रूम है इसका विस्तार किया जा रहा है। 200 करोड़ से टेक्नोलॉजी की आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए मनीष से मैं तमाम इस वक्त राजनीतिक हलचल क्या कुछ है वो जानूंगी, लेकिन हमारे साथ लगातार सुरेंद्र और भुवन जी बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से भुवन जी ने तमाम आरोप लगाए, इतनी महंगाई है, जिस तरह से सांसदों ने जमीन पर उतर कर कार्य नहीं किया, कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है। तो आप कितनी भी काट छाट कर लीजिए, कितने भी सांसदों को आप हटा लीजिए, लेकिन जनता अब त्रस्त हो चुकी है। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, ये आरोप तो जनता तय करेगा, हम आप तय नहीं करेंगे। अगर इतने ही बड़ी आरोप अगर होता तो पिछले 5 बार से जो है जनता जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, क्या जनता, उत्तर प्रदेश का जनता होशियार हो गया? अब पुराने जैसे, पहले जैसे बेवकूफ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उनको बेवकूफ बना के रखा। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है जनता के बीच में जाके जनता को बताया कि योजनाएं क्या होती है, सरकार जो योजनाएं लेके आती है उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने बताने का काम किया। और जनता ने सीधा 5 बार जो है हमको आशीर्वाद देने का काम किया। 2014 ले लीजिए, 2017 ले लीजिए, 2022 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, और अभी निकाय चुनाव में भी देखिए जी, सारे मेयर जो है हमारे हैं। तो जनता का तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जनता जिस प्रकार से अब जागरूक हुए, जनता को पता लगा कि विकास क्या होता है, जनता को पता लगा कि हमारी हक क्या है। उस हक की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आगे आया जी। और 2017 में जो है समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। और देखिए दिक्कत तो अब इनको होने वाला है जी। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, विपक्ष भी आपके खिलाफ कहीं ना कहीं एकजुट हो रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। इसके लिए विपक्षी एकता भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मुश्किलें तो आपके सामने रहने वाली है, और समाजवादी पार्टी तो आपका रिपोर्ट कार्ड, आपके सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खुद बना रही है। जो जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। रितु जी, मैं उसी पे आ रहा था अभी, मैं आपको वही विपक्ष की एकता की बात मैं कर रहा था। इनके साथ है कौन? ये अब तो देखें, इनके साथ जो उत्तर प्रदेश में अभी लोग विधानसभा चुनाव के टाइम में थे, वो भी आज के साथ, आजकल उनके साथ वो खीर खाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो भी इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। और जहां तक रहा विपक्ष की एकता जी, तो ये तो समाजवादी पार्टी बताए, या जो भी विपक्ष के लोग हैं उनका नेता कौन है। तो राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है जी। तो विपक्षी काहे का विपक्ष की एकता? अभी पटना से इनकी गाड़ी चली थी, पहले हिमाचल जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बीच में हिमाचल से वो डाइवर्ट हो गए बेंगलोर के तरफ। अब पता नहीं वो भी वहां होगा मीटिंग या नहीं होगा, ये तो बाद का विषय है। तो पहले विपक्ष की मुसीबत आने वाली है, इनका नेता तय कर ले कि किसको ये नेता मानेंगे। और हमारे तो नेता क्लियर है। हमने जिस तरह से 2014 में चुनाव लड़ा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम, 19 में लड़ा, और अभी भी हम उनके नाम पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा नेता जो है विकास किया है, हमारा नेता जो है विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन किया है। और इनके विपक्ष का नेता कौन है जो विदेश में जाके हिंदुस्तान की बुराई करता है। तो जनता तो सब देख रहा है ना रितु जी, जनता तो उन्हीं को मोहर लगाएगा जो देश का नाम रोशन करेगा, जो प्रदेश का विकास करेगा, जो गरीब लोगों का विकास करेगा, जो गरीब लोगों के बीच में रहेगा। तो जनता तो उनके साथ जाएगा। इनके पास ना तो नियत है, ना ही नीति है, ना ही नेता है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने तो जो हमारे भगवान राम है उनका भी अपमान करने का काम किया। ये लोग तो इच्छाधारी हिंदू है। जब देखिए वोट इलेक्शन आएगा, मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, जैसे इलेक्शन खत्म हो गया तो गाली देना शुरू करेंगे, भगवान राम को अपमान करने का काम करेंगे। जो हमारे ठीक है भुवन जी, जो आज नहीं जी 500 साल पुराने इतिहास है, उनके ऊपर इन्होंने उंगली उठाने का काम करेंगे ये लोग।
ठीक है, तो ठीक। जनता सब देख रही है ऋतु। ठीक है भुवन जी, जनता सब देख रही है। विपक्ष पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि विपक्षी एकता नजर भी आएगी या नहीं। जो तस्वीर पटना में नजर आई, क्या वो चुनाव में साथ दिखेंगे? ऋतु जी, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं जी, वो इन्वेस्टर मीट का गुणगान कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ धरातल पर क्या है। धरातल पर यह है कि जो इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसमें जो एएमयू साइन करे थे, अधिकतर लोग उसके बाद मिल नहीं पा रहे। ये बकायदा हम नहीं कह पा रहे, ये बकायदा सरकार की ओर से बयान आया कि उनमें से अधिकतर लोग भाग गए हैं। ये सरकार को देखना चाहिए उस गंभीरता की। उसमें इतना करोड़ों रुपया सरकार, प्रदेश सरकार का और आपका, हमारा जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो लग गया, लेकिन उस पर सफलता नहीं मिल पाई। क्यों नहीं निकल पाई? इसका कारण है, उसके पीछे कारण है कि आप देखिए कस्टोडियल डेथ में आज उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में आज उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो निश्चित तौर पे, और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो आज जनता पूछ रही है, जो सांसद ने गांव गोद लिए थे, उनकी क्या स्थिति है? वो गांव गोद में ही है या बच्चा कुछ बड़ा हो गया है? निश्चित तौर पर वो केवल इनका हवाई नारा सिद्ध हुआ है और उसमें कोई काम नहीं हो पाया। और मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व में क्या छवि दी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि मोदी जी प्रथम प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भुवन जी, यही प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो तमाम पैर छूते हैं और तमाम तरह के स्वागत, अभी आपने विजिट भी देखा और किस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहां तो बहुत पूछ हो रही है, फिर भारत में क्यों नहीं? नीतू जी, मैं इंटरनेशनली आपको बता देता हूँ। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसलिए उस विषय में विशेष तौर पे नजर रखता हूँ भारतीय जनता पार्टी पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऋतु जी कि जब इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री हुए, कांग्रेस के भी हुए और समाजवादी विचारधारा के भी हुए, तीनों के हुए, भाजपा के, कांग्रेस के, समाजवादी विचारधारा के, और सभी लोग विदेश जाते थे। लेकिन आज तक कभी हमारे लोकतंत्र के लिए कभी किसी विदेशी पत्रकार ने प्रश्न नहीं करा, और ना ही कभी ये पूछा कि आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक समाज है उनकी स्थिति क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी देश को इस स्थिति में ले आई है कि आज विदेशी पत्रकार, हमारे जो हम लोग डेमोक्रेसी की जननी है, जो भारत जननी है डेमोक्रेसी का, उससे प्रश्न पूछा जाता है कि आपके डेमोक्रेसी की हालत क्या है। डेमोक्रेसी की हालत मैंने आपको बताई थी अभी। ठीक है भुवन जी, मैं लौटूंगी, थोड़े समय की कमी है। हमारे साथ मनीष लगातार, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार आप राजनीतिक हलचल पर नजर रखते हैं, जिस तरह से ये काटछाट की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कितना असर देखने को मिलेगा? क्या तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी अपनी वापसी करेगी या उसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है? टिकटों में बदलाव होने हैं। निश्चित तौर पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कम से कम 20 से 30%, यानी कि 2 दर्जन से अधिक सांसद है जिनके टिकट में बदलाव किया जाएगा। पहला एक जहां पे बेटर ऑप्शंस है, जहां पे लोग मौजूदा सांसद वहां पे काम नहीं कर पाए या फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट कार्ड दिए हैं बीजेपी के अपने इंटरनल सर्वे में, उनकी अगर आप बात माने तो। दूसरा जो 75 साल की उम्र को पार कर चुके हैं उनको लेके भी टिकट काटा जा सकता है, जिसमें तमाम है। मथुरा की बात करेंगे आप, पीलीभीत की बात करेंगे आप, कानपुर की बात करेंगे आप, सुल्तानपुर की बात करेंगे, तमाम ऐसे संसदीय क्षेत्र है जहां पे टिकट में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, 80 लोकसभा सीटें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी दृष्टिकोण से। अगर देखेंगे सबसे बड़ा राज आता है लोकसभा सीट के हिसाब से, और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली पे काबिज। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। सुरेंद्र और भुवन जी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तमाम सांसदों पर तलवार लटकी हुई है कि आखिर किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी या किसकी नहीं। जिसकी नहीं तो उसका पत्ता भी साफ होगा। इसको लेकर बैठक भी लगातार जारी है और बैठक में क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। मिट्टी में मिला देंगे, योगी सरकार ने ठाना है यूपी को माफिया से मुक्ति दिलाना है। योगी सरकार के महज 6 सालों में ही यूपी बेहद महफूज बनता जा रहा है। अपराधियों में दहशत है, खौफ है,
खुद गले में तख्ती डालकर थाने पहुंच रहे हैं अपराधी। कानून व्यवस्था पर योगी सरकार ने एक ऐसा रोल मॉडल स्थापित किया है जिसकी सराहना देश भर में हो रही है। माफिया की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के संकल्प के साथ नए उत्तर प्रदेश की निर्माण यात्रा लगातार जारी है। दरअसल मजबूत कानून व्यवस्था का यूपी मॉडल 4 बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। पहला, पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण। दूसरा, पुलिस का आधुनिकीकरण। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में वृद्धि। और चौथा, चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्रालय से सामंजस्य। इससे कानून व्यवस्था को निरंतर मजबूत रखने में सफलता मिली है। आज उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, जिससे प्रदेश में संगठित अपराध समाप्त हो रहा है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। किसानों की उपज को प्रोत्साहित करने, उनकी आय को बढ़ाने और उन्हें और उनके उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है मिलेट्स यानी श्री अन्न। ये छोटे किसानों के लिए खोल रहा है उन्नति के नए द्वार। पूरी दुनिया में आज लहरा रहा है इसका परचम। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के छोटे किसानों की आय को बढ़ाने और श्री अन्न के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। श्री अन्न किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत तो करेगा ही, साथ ही ये देश भर में पोषण क्रांति का सूत्रधार भी होगा। किसानों की मददगार, डबल इंजन की सरकार। ब्रश करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पे निकला। अब क्या करूं? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। उत्तर प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन उत्सवों का प्रदेश है। विकास के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सूबे को समृद्ध बनाने के लिए योगी सरकार ने अभिनव पहल की है। धर्मार्थ से पर्यटन को पंख लग चुके हैं। 2017 के बाद योगी सरकार ने मंदिरों के जीर्णोद्धार और घाटों का कायाकल्प किया है। योगी सरकार की कोशिश है कि लोग धार्मिक स्थलों के जरिए यहाँ की संस्कृति को पहचाने और पर्यटन को बढ़ावा मिले। अयोध्या में अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय भव्य श्री राम मंदिर का महानिर्माण कार्य बेहद ही तीव्र गति से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजेंगे। वहीं काशी का कायाकल्प हो चुका है। मथुरा में करीब 300 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। सीएम योगी के एजेंडे में चित्रकूट के विकास का भी रोड मैप है। जाहिर है धार्मिक स्थलों के विकास की गति जो रुक गई थी, सीएम योगी के कार्यकाल में उसमें तेजी आई है। सीएम योगी के लगातार दौरे से धार्मिक स्थलों के विकास में पंख लग गए हैं। हर रात के बाद दिन, हर दिन की नई खबर, शहर का सूरत हाल, जमीन पर उतर कर पूछेंगे सवाल, संसद से सड़क तक का हाल। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक है गोल्डी किचन किंग मसाला। गोल्डी मसाला, जहां जाए रिश्ते बनाए। इस कार्यक्रम के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य में आई आपदा को लेकर हुई चर्चा। मदद के लिए आपदा प्रभावितों के बीच जाएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही बारिश। 4 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई। राजधानी में उत्तराखंड कांग्रेस का
मौन सत्याग्रह जारी, कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। कोटद्वार में अनियंत्रित होकर कार खोमे नदी में गिरी, एक व्यक्ति की मौत, 2 की तलाश जारी। बाढ़ से लक्सर का अधिकांश क्षेत्र हुआ जलमग्न, रेलवे ट्रैक समेत बाजार और सड़कें डूबी, सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हुए लोग। ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए बागेश्वर के जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अनूठी पहल, भारी बारिश में महिलाओं के साथ की धान की रोपाई, उड़किया बोल का आनंद भी लिया।